Hello everyone, welcome back to the channel. So this is day 5 of Unit Test 1 series जहां पर हम आपको करवा रहे हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज के यूनिट टेस्ट नंबर 1 की फुल फ्लेज प्रिपरेशन इन डेप्थ विद क्वेश्चंस। हर चीज की प्रिपरेशन, चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो। अकाउंटेंसी में हम लोग कर रहे हैं फंडामेंटल्स एंड गुडविल। फंडामेंटल्स के 3 लेक्चर जो कि फुल फ्लेज लेक्चर है। पहला लेक्चर 1 घंटे का, दूसरा 1.5 घंटे का, तीसरा फिर से 1 घंटे का, जहां पर मैंने पूरा चैप्टर इन डेप्थ आपको विद क्वेश्चंस करवाया है। ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे गुडविल। गुडविल को भी मैंने 2 डिफरेंट लेक्चर में बांटा है। आज का लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी थ्योरी ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। सो इस तरीके से हम गुडविल का चैप्टर भी फुल फ्लेज अच्छे से करने वाले हैं। क्या क्या चीजें इसके अंदर आ सकती है, किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यूनिट टेस्ट नंबर 1 की पूरी प्रिपरेशन आप हमारे चैनल से कर सकते हो। इफ यू आर न्यू टू चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इसके ऊपर आपको मिलेगा यूनिट टेस्ट नंबर 1 पूरी सीरीज। उसके बाद आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन हम जून में करवाएंगे। जल्दी से जल्दी अक्टूबर एंड तक पूरा सिलेबस यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और आपके एंड तक हम आपके साथ रहेंगे। चाहे वो 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्स हो, चाहे वो सीयूईटी की प्रिपरेशन हो, सब कुछ इस एक चैनल पे फॉर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज आपको मिलने वाला है। जल्दी से शुरू करते हैं गुडविल के साथ। हर चैप्टर को हम इन डेप्थ करेंगे, अच्छे से समझेंगे चीजों का मतलब क्या होता है, किस किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हो। सिर्फ मार्क्स लाना मकसद नहीं होता है, हमारा मकसद है कि अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हो, सो दैट हम मार्क्स तो लेकर आए और साथ ही हमारे को चैप्टर की, सब्जेक्ट की समझ हो। जल्दी से शुरू करते हैं गुडविल के मीनिंग के साथ कि गुडविल का मतलब क्या होता है। सो देखो, गुडविल, अगर मैं बात करूं कि गुडविल के मतलब की, तो गुडविल का मतलब क्या होता है। देखो, गुडविल का मतलब क्या होता है। देखो, सो गुडविल, समथिंग गुड अबाउट समवन। दिस इज लाइक साख। हिंदी में अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब होता है साख, विच इज रेप्यूटेशन। तो गुडविल का बेसिकली अगर हम मतलब देखें तो क्या होता है, रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस। कि एक बिजनेस की रेप्यूटेशन जो हेल्प करती है उसको एक्स्ट्रा देन नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाने में। मतलब कि एक बिजनेस की रेप्यूटेशन जो उसको हेल्प करती है कि वो नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सके। सो गुडविल की डेफिनेशन देखो क्या है। गुडविल की डेफिनेशन है मॉनिटरी वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ अ कंपनी। ऑफ अ कंपनी लिख दो, या ऑफ एन एंटरप्राइज लिख दो, या ऑफ अ बिजनेस लिख दो, या ऑफ अ फर्म लिख दो, विच एनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट्स देन नॉर्मल प्रॉफिट, जो उसको नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने में हेल्प करती है। एग्जांपल के तौर पे देखो, मैं कहता हूं एक शर्मा जी टी स्टॉल है, एक शर्मा जी की टी स्टॉल है, ठीक है। उन्होंने आज से 10 साल पहले ये टी स्टॉल शुरू करी थी, तो उसको हो गए हैं जी आज 10 साल, 10 ईयर्स हो चुके हैं। एक साथ ही में एक इसी के साथ बड़ी स्टॉल चलती है, लोग लगभग रोज 200-250 लोग आते हैं यहाँ पे चाय पीते हैं। लोगों के मन में है कि यहीं की चाय से हम ठीक होंगे, यहीं की चाय से हमारे सारे दर्द दूर होंगे। सो बहुत फेमस है कुल मिला के। एक और टी स्टॉल है, XYZ किसी बंदे ने क्या करा, टी स्टॉल खोल ली। उसे लगा इनके पास 200-250 आते हैं, तो इसने क्या करा, आज ही मतलब कि अभी ही करंटली इसने क्या करी, हम एक टी स्टॉल एस्टेब्लिश कर दी, ठीक है जी। अब क्या हुआ, मैं गया, मेरे को टी स्टॉल खरीदनी थी, तो मैं टी स्टॉल खरीदने गया। तो मैं गया शर्मा जी के पास और XYZ के पास। शर्मा जी के पास देखा तो टोटल इनके सामान की कीमत थी, जो इनके पास सामान पड़ा था चाय बनाने का, टोटल 5,000 का सामान था। टोटल कितने का सामान था वो, 5,000 का सामान था, ठीक है। तो मैंने कहा शर्मा जी लीजिए 5,000 और अपना बिजनेस मेरे को बेच दीजिए। इसी तरीके से मैं XYZ के पास गया, इसने भी जो सामान सुमून लगा रखा था, इसको बोला 5,000 ले लो भैया, आप मेरे को अपनी चाय स्टॉल भेज दो। कौन रेडी होगा, ये रेडी हो गया, ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसने आज ही करी है कि इसका 5,000 का सामान लगा, 5,000 में बिक गया, बात ही खत्म, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शर्मा जी कहते हैं जी मैं तो ये चाय की टपरी अपनी बेचूंगा जी 50,000 में, मैं ये टपरी बेचूंगा 50,000 में। क्यों? कहते सेम सामान लगा के तू खोल ले 5,000 में, तेरे पास कोई कस्टमर आ रहा है? नहीं आ रहा जी। कहता है ये जो 200-250 लोग रोज के आते हैं ना, ये मेरा जादू है। ये मैंने आज तक यहाँ पर रहकर रेप्यूटेशन बनाई है।
इस वजह से मैं 5,000 की जगह 50,000 ले रहा हूं, 45,000 फालतू ले रहा हूं। कहते हैं कि जो नॉर्मली 5,000 रुपए लगाकर एक बंदा टी स्टॉल खोलता है, वो जितना कमा रहा है मैं उससे ज्यादा कमा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं इतने सालों से बैठा हूं, इतने सालों से मैंने लोगों से प्यार से बात करी है, इतने सालों से मैंने चाय बना के पिलाई है, जिस वजह से मैं नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट कमाता हूं। सो ये मेरी 5,000 तो मेरे सामान की कीमत है और 45,000 मेरी साख की कीमत है, मेरी गुडविल की कीमत है, मेरे रेप्यूटेशन की कीमत है। तो गुडविल समझ आया आपको? तो गुडविल क्या हुआ? गुडविल इज बेसिकली मॉनिटरी वैल्यू, पैसे के रूप में वैल्यू किसकी? रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस की, जो उसने कमाई है, जो उसको हेल्प करती है नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने में। समझ आती है? सो दिस इज गुडविल। यही मेरा मोटिव भी है कि आपको एक एक चीज समझ आनी चाहिए। बात करते हैं व्हाट इज नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल का नेचर कैसा है? क्या ये एसेट है? क्या ये लायबिलिटी है? अगर ये एसेट है तो कौन सी एसेट है? क्या ये टेंजिबल एसेट है, इनटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है? तो ध्यान से सुनना, गुडविल हमारी इनटेंजिबल एसेट होती है। क्या होती है? इनटेंजिबल एसेट है। मतलब क्या होता है इसका? मतलब होता है बेटा कि वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी। देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या है? मेरी इनटेंजिबल एसेट है। आपसे कई बार कोई पूछ लेता है कि फिर ये फिक्टिशियस एसेट क्यों नहीं बोलते? फिक्टिशियस एसेट को भी तो आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। लेकिन फिक्टिशियस एसेट क्या होती हैं? फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं? फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू भी नहीं होती। क्या नहीं होती? इनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती। लेकिन गुडविल की रियलाइजेबल वैल्यू होती है। अभी तो मैंने आपको बोला, शर्मा जी कहते हैं मैं तो अपनी 50,000 में बेचूंगा 5,000 वाली चीज, तो मतलब 45,000 ही इज चार्जिंग फॉर गुडविल, तो मतलब इसकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है। तो इनटेंजिबल एसेट होती है ऐसी एसेट जिनको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन उनकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है। वहीं पे फिक्टिशियस एसेट क्या होती है? ऐसी एसेट जिन्हें देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते और उनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू भी नहीं होती। सो दीज आर माय फिक्टिशियस एसेट। समझ आई आपको बात? तो इसीलिए नेचर ऑफ गुडविल क्या है? गुडविल का नेचर क्या है? दिस इज एन इनटेंजिबल एसेट। ठीक है जी, चले आगे चले। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। कहते हैं क्या चीज अफेक्ट करती है गुडविल को, किस वजह से आपकी गुडविल अच्छी होती है, किस वजह से आपकी गुडविल खराब हो सकती है। पहला आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। बड़े आराम से हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी हुई तो हमारी गुडविल ज्यादा होगी, अगर हमारी मैनेजमेंट खराब हुई तो गुडविल हमारी कम होगी। तो हम कहेंगे कि इसका क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है कि ये अच्छी एफिशिएंट मैनेजमेंट अच्छी तो गुडविल अच्छी, खराब तो गुडविल खराब। फेवरेबल लोकेशन, कहते हैं फेवरेबल लोकेशन भी बड़ा हेल्प करती है आपको नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने में। मतलब कि नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने में फेवरेबल लोकेशन भी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि एक दवाइयों की दुकान है जो हॉस्पिटल के बाहर है, एक दवाइयों की दुकान है जो नॉर्मली कहीं पे भी है, कौन सी ज्यादा चलेगी? जो हॉस्पिटल के बाहर है, बिकॉज उसकी गुडविल ज्यादा का मतलब होता है कि वो नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। एक नॉर्मल दवाई की दुकान कमाती है सपोज 10,000, लेकिन जो हॉस्पिटल के बाहर दुकान है वो कमाती होगी 15,000। क्यों? क्योंकि उसकी फेवरेबल लोकेशन है, जिस वजह से वो नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, इस वजह से उसकी गुडविल ज्यादा है। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, जितना पुराना होता है बिजनेस उसकी ज्यादा गुडविल होती है, जितना मॉडर्न होता है उसकी गुडविल कम होती है। जनरली ऐसा माना जाता है, लेकिन ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है। जैसे कि मान लो कोई बेकरी की शॉप है या चीजें उसमें बदलता है, जैसे बेकरी की शॉप, जैसे ही आपको मॉडर्न बेकरी दिखेगी आपको वो अट्रैक्ट ज्यादा करेगी, पुरानी बेकरी अट्रैक्ट कम करेगी। तो मॉडर्न की गुडविल ज्यादा, पुरानी की गुडविल कम। सो दिस हैपेंस विद लॉट ऑफ बिजनेसेस कि किसी में लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट हेल्प करती है, किसी में नहीं करती। जनरली हम कहते हैं जितना पुराना उतनी ज्यादा गुडविल। रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क अगर ज्यादा है तो गुडविल कम है, कि आपके बिजनेस में अगर रिस्क ज्यादा है तो गुडविल कम है, रिस्क कम है तो गुडविल ज्यादा है। ठीक है, अगर आपका रिस्की बिजनेस कम है
जैसे कि रिस्की ज्यादा का मतलब अगर आपकी ट्रेवल एजेंसी है, दैट इज रिस्की, कि वहां पे जाके कोई कुछ हो सकता है या फिर प्रॉब्लम आ जाती है, कोई गाड़ी खराब हो जाती है, मतलब रिस्क इज इन्वॉल्व, ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो वहां पे गुडविल कम होती है। लेकिन जहां पे रिस्क कम इन्वॉल्व होता है वहां पे गुडविल ज्यादा होती है। जैसे नॉर्मली कोई भी दुकान है, नॉर्मली कोई भी दुकान है, कपड़े की दुकान है या किसी जूतों की दुकान है, वहां पे रिस्क कम होता है तो वहां पे उनकी गुडविल ज्यादा होती है। किराने की दुकान है, ऐसी चीजें। क्वालिटी, अगर आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे तो गुडविल ज्यादा, अगर आप बैड क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे तो गुडविल कम। कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आपके अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो आपकी गुडविल ज्यादा, अगर अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है तो गुडविल कम। अगर आपको पेटेंट मिले हो या तो गुडविल ज्यादा, अगर आपको पेटेंट नहीं मिले तो गुडविल कम। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी चीजें लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला देखते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कहते हैं सर फिर आप क्या जरूरत क्या है गुडविल वैल्यू करने की, जरूरत क्या है गुडविल वैल्यू करने की। देखो एक बहुत बेसिक असम्पशन होता है कि हम गुडविल को कब वैल्यू करते हैं। क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो गुडविल वैसे तो एक बिजनेस है, मान लो ये विद्यम ट्यूटोरियल्स है, ठीक है, मैं विद्यम ट्यूटोरियल्स का मालिक हूं, ओनर हूं, ठीक है। मेरे बिजनेस की वैल्यू है सपोज करो 10 लाख। मेरे बिजनेस के अंदर मतलब सामान डला, पैसा लगा हुआ है 10 लाख का, लेकिन आज तक मैंने जो गुडविल कमा ली उसकी वजह से जो भी है, मान मैंने वैल्यू करके मेरे को लगता है कि मेरे बिजनेस की वैल्यू 15 लाख है। लेकिन कहते हैं ये करने का फायदा क्या है, वाई डू यू वैल्यू, ये 5 लाख वैल्यू करी क्यों है? क्योंकि अब मेरे को कुछ मिल थोड़ी रहा है। मेरी 10 लाख, मैं कहूं 10 लाख है तो भी मेरा बिजनेस, 15 है तो भी मेरा, कोई 5 लाख कैश तो आया नहीं मेरे पास चल के। तो फिर वाई आर वी वैल्यूइंग। कहते हैं गुडविल की वैल्यूएशन कब की जाती है, बहुत ध्यान से सुनना, गुडविल की वैल्यूएशन कब की जाती है। गुडविल इज वैल्यूड व्हेन ओनरशिप चेंजेस, ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंजेस। क्या होता है, जब ओनरशिप का स्ट्रक्चर बदलता है किसी भी बिजनेस का, तब गुडविल की वैल्यूएशन जरूरी है। अब देखो अगर ये मेरे पास ही है पूरा बिजनेस तो 10 का हो चाहे 15 को, कि 5 लाख अलग से कैश तो मिला नहीं, मेरे को कोई नहीं फर्क पड़ता। लेकिन 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 अगर इस बिजनेस को कोई खरीदने आ गया, तब मैं कहूंगा ना कि 10 लाख का बिजनेस नहीं है, 10 लाख का जो सामान लगा हुआ है, 5 लाख की क्या है, मेरी गुडविल है। समझ आई? तो व्हेन ओनरशिप चेंजेस या बिजनेस बिकता है तब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। या आप कहते हो सर मेरे को 50-50 पार्टनर बना लो 5 लाख लगा के। मैं बोलूंगा अरे भाई वो तो जब शुरू किया था तब 5 लाख देता, आज तेरे को 7.5 देने पड़ेंगे क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ गुडविल बना ली है। तब मेरे को गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत है व्हेन ओनरशिप स्ट्रक्चर बदलता है। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसे कैसे बदलता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जब क्या करें, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कहें अब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पहले थी वो नहीं रहेगी, हमने बदल ली है। जैसे 1:1 थी तो कहते 2:1, तो किसी को फायदा नुकसान हो रहा है तो फिर हम गुडविल की वैल्यू करेंगे, कहेंगे भाई इतनी तो गुडविल है उसका हिस्सा मुझे दो। तो वो हम सारी आपको चीजें सिखाएंगे भी सही। इसी तरीके से नए पार्टनर का एडमिशन हो तब भी ओनरशिप का स्ट्रक्चर बदला, रिटायरमेंट हो, किसी पार्टनर की डेथ हो, डिसोल्यूशन हो। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट खत्म हो गया और बिजनेस एंड पे चला गया, बंद हो गया। इसी तरीके से अमलगमेशन हो, कि दो पार्टनरशिप फर्म्स अमलगमेट हो रही है। अमलगमेट का मतलब होता है कि दो पार्टनरशिप फर्म्स अब मिलके काम करेंगी। इसी तरीके से बिजनेस बिकदा हो तब। तो इन सभी केसेस में हम क्या करते हैं, हमारे को जरूरत पड़ती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। बेसिक कारण क्या है कि यहां पर ओनरशिप स्ट्रक्चर बदल रहा है, ओनरशिप स्ट्रक्चर बदल रहा है, किसी के पास जो पहले हिस्सेदारी थी वो बदल के चेंज हो रही है। गॉट इट? चलो जी अगला टॉपिक देखें। सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल के क्या क्या टाइप्स हैं? तो बेटा मेरे पास दो मुख्य टाइप्स हैं गुडविल के। पहला इज परचेज्ड गुडविल। पहला क्या है मेरे पास, परचेज्ड गुडविल। और दूसरा क्या है मेरा, वैल्यूड गुडविल। बहुत ध्यान से इनका मतलब समझना।
परचेज्ड गुडविल नाम से समझ आता है ऐसी गुडविल जिसको आपने खरीदा है, ऐसी गुडविल जिसको आपने क्या करा है, खरीदा है। यू हैव बोट दिस गुडविल, यू हैव बोट दिस गुडविल, इसका मतलब कंसीडरेशन इन फॉर्म ऑफ मनी इज पेड, कि मैंने क्या करा है, इस गुडविल को एक्वायर करने के लिए पैसे के रूप में मैंने इसका खरीदा है, मैंने इस गुडविल को खरीदा है। तो मैंने क्या करा है, पैसे के रूप में कुछ चीज दी है जिसके बदले मेरे को ये क्या हुआ है, गुडविल मिली है। सो दिस इज माई परचेज्ड गुडविल, कि हमने इस गुडविल को एक्वायर करने के लिए पेमेंट करी। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी कंपनी को खरीदती है, जब मान लो कि विद्यम ट्यूटोरियल्स ने क्या करा, एक 9-10 का कोचिंग इंस्टीट्यूट था, उसको खरीदा। उनकी एक्चुअली में उनकी एसेट्स को देखते तो बनते थे वो 10 लाख के, लेकिन वो कहते सर हमने भी नाम कमा रखा है, तो हमारा बीच में सौदा हुआ 13 लाख में, तो मैंने जो 3 लाख एक्स्ट्रा दिए, दिस इज माई गुडविल के लिए दिए मैंने, तो ये होती है मेरी परचेज गुडविल। और परचेज गुडविल की खास बात है, इसको आप अकाउंट्स में शो करते हो, इसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हो। फिर से बड़ी सिंपल सी बात है, सर अगर आपने पैसा दिया तो बैलेंस शीट में कैश कम हुआ, तो कोई तो एसेट इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो हम एक गुडविल नाम से अपनी एसेट को दिखा देते हैं। तो इसे हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। कहां पर करते हैं, एसेट साइड में, क्योंकि ये मेरी इंटेंजिबल एसेट है ना बैलेंस शीट की। समझ आती है बात। वही वैल्यूड गुडविल के बारे में बात करें, तो वैल्यूड गुडविल क्या होती है, या हम इसे एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक तो हो गई परचेज गुडविल, एक हो गई सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब नाम से समझ आता है ऐसी गुडविल जो तुमने खुद से जनरेट करी है, मतलब उसके बदले तुमने पैसा नहीं दिया, इसकी डेफिनेशन लिखें पहले अच्छे से। क्या हुआ, वैल्यूड गुडविल या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, this goodwill is generated by business itself। क्या करा, बिजनेस ने खुद ने ये गुडविल जनरेट करी है। सो दिस इज माई वैल्यूड गुडविल। तो बिजनेस ने क्या करा है, गुडविल को खुद जनरेट करा है। नो money has been paid to acquire this goodwill। इस गुडविल को एक्वायर करने के लिए हमने कोई भी पैसा पे नहीं करा है, और इसी वजह से दिस इज नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इसी वजह से हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं। समझ आई बात, क्यों नहीं लिखते? अरे भाई जब तुमने कोई पैसा ही नहीं दिया, सीधा एसेट को कैसे ले आओगे? ये मेरी छोटी सी प्यारी सी बैलेंस शीट है, इसके अंदर तुम एसेट साइड में अगर तुम कुछ, ये मेरी छोटी सी प्यारी सी बैलेंस शीट है, अगर तुम इसकी एसेट साइड में, ये लायबिलिटी साइड है, इसमें कुछ ऐड करते हो, गुडविल को बढ़ाते हो, तो कुछ कम करना पड़ेगा एसेट साइड से, या लायबिलिटी में कुछ बढ़ाना पड़ेगा, तभी मेरी बैलेंस शीट मैच होगी। तो क्या बढ़ाओगे, कैश तो कम कर नहीं सकते क्योंकि कैश तुमने पे नहीं करा। इस वजह से इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। समझ आ गई बात? तो हम इस वजह से वैल्यूड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते, क्योंकि हमने कोई भी पैसा नहीं दिया है, कोई भी मनी इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन इसके बदले में पे नहीं की गई होती। समझ आया? तो दिस इज माई टाइप्स ऑफ गुडविल। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो वैल्यूड गुडविल भी हम इसको बोलते हैं क्योंकि इस गुडविल की वैल्यू करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ चेंज इन ओनरशिप। जब भी ओनरशिप में चेंज आएगा हमें इसकी वैल्यू करनी पड़ेगी। यही हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, हाउ डू वी वैल्यू।
उससे पहले एक परचेज गुडविल का क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से करके देखते हैं जल्दी से क्या कहता है। देखो क्या कहता है, देखो अमृत डेली नीड्स एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ शिवम फॉर नेट परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख पेड बाय चेक। कहता है 5 लाख में उसने उससे बिजनेस खरीदा, जो कि वो पेमेंट कैसे करेगा, चेक से करेगा। द एसेट्स एक्वायर्ड एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर आर दिस फॉलोइंग, कि उसने ये एसेट्स एक्वायर करी, ये लाइबिलिटीज ली। देखते हैं किस तरीके से डिटरमिन द वैल्यू ऑफ गुडविल। कैसे वैल्यू ऑफ गुडविल डिटरमिन करोगे, बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, मैंने आपको बताया भी था कि अगर मैं 5,000 वाली चीज 7,000 में ले रहा हूं, तो इसका मतलब मैं 2,000 एक्स्ट्रा क्यों दे रहा हूं बेटा, गुडविल के लिए दे रहा हूं। ये मैंने आपको बताया ना कि आप जो भी उसकी कीमत है बिजनेस की, उसके एसेट्स की जो कीमत है, उसके अलावा जो भी पे करते हो दैट इज फॉर गुडविल। यहां पर भी बड़ा सिंपल सा लॉजिक यही चलेगा। देखिए चलो, हमने एसेट्स कितने की ली, हम देखें एसेट्स हमने क्या क्या एक्वायर करी है, एसेट्स क्या क्या एक्वायर करी है। एसेट्स एक्वायर करी, फर्नीचर 10,000, स्टॉक 7.5 लाख, डेटर्स 1.5 लाख, तो ये हो गया 9 लाख, 9,10,000। लाइबिलिटीज देखो मैंने क्या एक्वायर करी है, लाइबिलिटीज में एक्वायर कर रहा हूं क्रेडिटर्स 5,20,000, सैलरी पेबल और आउटस्टैंडिंग से हो गए 90,000, और 90,000 और 5,20 6,10,000। ठीक है, तो नेटवर्थ कितनी बनी, इसे हम बोलते हैं नेटवर्थ। ऐसी ऐसी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। नेटवर्थ इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। नेटवर्थ कितनी है इस बिजनेस की, 3 लाख, लेकिन तुम कितने में खरीद रहे हो, 5 लाख में। तो गुडविल कितना हुआ, हम क्या करेंगे, परचेज कंसिडरेशन जितने का हम खरीदने को रेडी हुए 5 लाख, इसमें से नेटवर्थ माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 2 लाख। दिस इज गुडविल। ठीक है, जितने का मैं खरीदने को रेडी हूं और जितने की वो चीज है, उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, गुडविल होगा। चलो देखते हैं इसकी एंट्री कैसे होगी। जब भी आपको कुछ खरीदना होता है या बेचना होता है, तो आप पहले अमाउंट ड्यू करते हो, मतलब सामान खरीदते हो और अमाउंट ड्यू करते हो। कैसे दिखेगी एंट्री, ध्यान से देखो। आप फर्नीचर खरीद रहे हो, आप लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितना फर्नीचर आ रहा है, 10,000, एसेट्स आएंगे तो डेबिट होगा। इन्वेंट्री खरीद रहे हो तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितना है 7.5 लाख। डेटर्स अकाउंट डेबिट, कितना आया 1,50,000। और अभी आप यहाँ पे ना बैलेंसिंग फिगर के लिए गुडविल आ जाएगा, क्योंकि आपकी एसेट्स ज्यादा, आपने एसेट्स को खरीदी है 9,10,000 की, ये 6,10,000, तो बैलेंस आपका जो 2 लाख गुडविल है, यहाँ बैलेंसिंग फिगर दिखेगा। अभी बताता हूँ कैसे। क्योंकि जब आपने लाइबिलिटीज बाई करी तो आप लाइबिलिटीज के नाम लिखोगे यहाँ 2 क्रेडिटर्स। कितने का है क्रेडिटर्स, 5,20,000। 2 सैलरीज पेबल, कितनी है सैलरी पेबल, 75,000 की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनको क्रेडिट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लाइबिलिटीज है, 15,000। कितने में खरीदा आपने, 5 लाख में, तो 5 लाख आप अमाउंट ड्यू करोगे किसके नाम, शिवम का बिजनेस खरीद रहे हो तो टू शिवम। शिवम एक तरीके से आपकी लाइबिलिटी बन गया ना, कितने की बन गया, 5 लाख की। समझ आया। अब टोटल करके देख लो, 5 5 10, 10 20 और 90 11 10, तो 11 10 में से 9 10 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 3 लाख, सॉरी 2 लाख। दैट इज योर गुडविल। तो आप गुडविल को डेबिट करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट 2 लाख, ब्रैकेट में लिख दोगे दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो दिस इज परचेज करने की एंट्री। फिर कहता है आपने शिवम को चेक से पेमेंट कर दी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इतनी एंट्री करनी है, शिवम टू बैंक अकाउंट, शिवम डेबिट टू बैंक अकाउंट। पांच लाख 5 सॉर्टेड है बेटा। तो ये इस तरीके से आप परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट करते हो। जब आपने गुडविल परचेज करी है तो आप उसको इस तरीके से दिखाते हो। हम ये कह सकते हैं कि 3 लाख का हमने बिजनेस के लिए पैसे दिए और 2 लाख हम किस लिए दे रहे हैं, गुडविल के लिए दे रहे हैं। समझ आ गई बात। चलो जी, अब देखते हैं व्हाट आर द
मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को वैल्यू करने के क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हैं, क्योंकि गुडविल की वैल्यू करनी पड़ेगी। हमने कहा कि गुडविल जो है उसकी मेरे को वैल्यू करनी पड़ेगी। वैल्यू क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि अगर मेरी ओनरशिप चेंज हो रही है तो आगे वाले चैप्टर जितने भी आएंगे, जैसे चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, सब में ओनरशिप चेंज हो रही है, हर जगह मेरे को गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी। तो ये तो मेरा बेस चैप्टर हो गया। तो इसलिए वैल्यू करने के तरीके क्या क्या हैं, हम मेथड्स देखते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हमारे जो सिलेबस में है हम उनको पढ़ेंगे। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? हमारे सिलेबस में मोटे मोटे तौर पर 3 मेथड है। मोटे मोटे तौर पर 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड है मेरे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड है मेरे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा मेथड है मेरे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। तीसरा मेथड है मेरे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम अच्छे से खत्म करेंगे, क्योंकि दिस इज द बेस फॉर दीज 2 मेथड्स। इन दोनों का बेस यहां पे लाई करता है। इसको हम बहुत अच्छे से इन डिटेल आज हम करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक तो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे, इसके अंदर एडिशनली एक और चीज पढ़ते हैं हम, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हम एक वो भी पढ़ेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड एक ही पार्ट होता है। कैपिटलाइजेशन के अंदर भी 2 मेथड्स होते हैं आगे, एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक मेथड होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी, तो इनको भी हम स्टडी करेंगे, बट ये दोनों हमारे लेक्चर 2 का पार्ट होने वाले हैं, ये हमारा लेक्चर 1 का पार्ट होने वाला है। दिस इज माई लेक्चर नंबर 1। थ्योरी बिल्कुल अच्छे से हमने खत्म कर लिया इसकी। अब बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, किस तरीके से हम गुडविल के वैल्यूएशन करते हैं, और हर टाइप का एक एक क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके हिसाब से गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, इसके हिसाब से गुडविल कैसे वैल्यू की जाती है, ये कहता है कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। आराम से चीजों का मतलब समझते हैं, आराम से चीजों का मतलब समझते हैं। गुडविल को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। व्हाट आर एवरेज प्रॉफिट्स? एवरेज प्रॉफिट्स का मतलब होता है एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस फॉर एन ईयर्स, मतलब पिछले कुछ सालों का एवरेज। वो क्वेश्चन आपको बता देगा कि पिछले 4 सालों के बेस पे निकालना है या 5 सालों के बेसिस पे निकालना है। यहां पे बस आपको ये ध्यान रखना है, जो आप एवरेज प्रॉफिट्स देख रहे होगे वो बिजनेस के नॉर्मल रूटीन वाले प्रॉफिट्स होने चाहिए। नॉर्मल नाम नहीं लेते, वो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। मैं आपको बोलता हूं कि नेट प्रॉफिट्स होने चाहिए बिजनेस के फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज, कि उनके जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट्स हैं। क्योंकि बेसिकली यहां पे मेरे को कंसीडर क्या नहीं करना, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या एबनॉर्मल गेन्स को कंसीडर, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या एबनॉर्मल लॉसेस को मेरे को कंसीडर नहीं करना कि बिजनेस को एबनॉर्मली कोई फायदा हो गया तो आपको उसको कंसीडर नहीं करके चलना। नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब होता है कि ये गुडविल हमारे कितने सालों तक काम आएगी। मतलब मैं कहता हूं कि ये बेसिकली जो आप कोई मान लो कोई बिजनेस खरीद रहे हो, उसके ऊपर आप गुडविल की पेमेंट करो, अब देखोगे तो सही ना ये गुडविल मेरे कितने काम आनी है, कितने टाइम के लिए काम आएगी। वो सारी उम्र तो काम नहीं आएगी ना, उसका कोई लाइफ टाइम होगा। सो बेसिकली ये होता है नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द गुडविल विल हेल्प। गुडविल विल हेल्प। तो बेसिकली आप ये कहते हो कि इसीलिए हम गुडविल को पता है क्या करते हैं, अरे यार इसीलिए हम गुडविल को पता है क्या करते हैं, हम गुडविल को अमोर्टाइज भी करते हैं। जैसे हम
टेंजिबल एसेट्स को, डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा ना आपने, वहां पे अमोर्टाइजेशन देखा होगा, तो गुडविल को अमोर्टाइज करते हैं। मेरे को लगता है मान लो कि गुडविल मेरी 10 साल काम आएगी, तो मैं 10 साल उसको अमोर्टाइज करूंगा, उसको रिड्यूस करता चला जाऊंगा। चलो जी, एवरेज प्रॉफिट का बेसिक, और ये नंबर ऑफ परचेज ईयर जो होते हैं ये ऑलवेज गिवन, ये आपको क्वेश्चन के अंदर हमेशा गिवन होगा, इसके बारे में आपको कोई अजम्पशन नहीं लेनी है, ठीक है। मैं बात करता हूं एवरेज प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट्स की, कि जो आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे यहां पर ना आपको क्वेश्चन के अंदर सामना करना पड़ेगा कुछ एडजस्टमेंट्स का, हर तरीके की एडजस्टमेंट जो भी एग्जिस्ट कर सकती है पूरी अकाउंटेंसी के अंदर, सारे मैं करवाऊंगा आपको। एडजस्टमेंट्स होती क्या, आराम से समझो, कि जैसे मान लो मैंने बोला कि यार मेरा ना 2020-21 का प्रॉफिट जो मेरे बुक्स में शो हुआ एट द एंड वो आया 1 लाख, ठीक है। बट इट इंक्लूड्स, इसके अंदर ना क्या है, एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है 20,000 का। इसका मतलब समझते हो, इट इंक्लूड्स एबनॉर्मल लॉस का मतलब है कि जब इस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया गया तो 20,000 का एबनॉर्मल लॉस भी था, मतलब एबनॉर्मल लॉस मैंने माइनस कर दिया होगा। तो कहते हैं कि ऐसा लॉस हमने माइनस किया जो हमें एक्चुअली में होना नहीं है, रिकरिंग नहीं है, हर साल नहीं होना है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, नेट प्रॉफिट तो ये है बिजनेस का ये नेट प्रॉफिट तो है पड़ा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल हम इसको क्या मानेंगे, हम कहेंगे कि दिस इज 1 लाख प्लस 20,000। क्यों भला, क्योंकि सर हम यहां पर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और एबनॉर्मल लॉसेस को इग्नोर करेंगे कि ये हर बार तो नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब हमने तो नॉर्मली 1,20,000 कमाया था, लेकिन 20,000 का नॉर्मल लॉस हो गया जिसकी वजह से कम दिख रहा है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे एज 1,20,000। अब हम पहले आप ये नोट डाउन कर लो। अब हम अगली स्लाइड पे देखेंगे क्या क्या एडजस्टमेंट्स हमें देखने को मिल सकती हैं। हमें देखने को मिल सकते हैं एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ओमिशन ऑफ नॉर्मल एक्सपेंस या इनकम, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर्ड एज रिवेन्यू, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ये तीनों थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन हम हर एक का इनका 3 क्वेश्चन करेंगे, एक इसका, एक इसका, एक इसका, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम इनको देखते हैं। एबनॉर्मल लॉस का मतलब है ऐसा लॉस जो हर बार नहीं होना है, लेकिन आपने नेट प्रॉफिट निकालते हुए इसे माइनस कर दिया होगा। तो अब आप एवरेज प्रॉफिट जब कैलकुलेट कर रहे हो, जब गुडविल निकाल रहे हो, उस समय आप एबनॉर्मल लॉस को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्यों, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस थे, इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट जो जेन्युइनली होना चाहिए था उससे कम दिख रहा होगा। सिमिलरली एबनॉर्मल गेन हो गया, तो उस वजह से मेरा प्रॉफिट जो होना चाहिए था उससे ज्यादा दिख रहा होगा, तो मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ओमिशन ऑफ नॉर्मल एक्सपेंस इनकम का मतलब होता है ये कोई नॉर्मल खर्चा था, लेकिन तुम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना भूल गए थे कि मैंने कहा मेरे ना 2021-22 का प्रॉफिट है जी 50,000, फिर बाद में पता चलता है कि यार एक 5,000 रुपए का खर्चा था जो मैं इसमें से लिखना ही भूल गया, तो मैं लिख दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो नॉर्मल एक्सपेंस को आप क्या कर दोगे, फिर आप माइनस कर दोगे, इनकम को आप जोड़ दोगे। समझ आ गई बात। तो बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड है। रिवेन्यू एज कैपिटल, कैपिटल एज रिवेन्यू, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं उसी टाइम आपको समझा दूंगा। पहले क्वेश्चन इसका देखते हैं। चलो कहते था प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 years वर एज फॉलोज, 2021-22 40,000, 2022-23 50,000, 2023-24 60,000, 2024-25 50,000। ठीक है। The firm expects to earn similar profits in the future. Calculate the value of goodwill on basis of 3-year purchase of average profits. Average profits के बेसिस पे 3 साल का परचेज ईयर लेते हुए गुडविल निकालना है। तो गुडविल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। जब भी आप सॉल्यूशन लिखोगे आपको इस तरीके से लिखकर आना है। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट्स हम निकालें, एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 साल के हम निकाल देते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकालोगे, चारों को जोड़ दो, अपॉन कर दो 4 से, तो 40,000 प्लस
एक पहला क्वेश्चन मैं अच्छे से करवा देता हूं आपको। 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 अपॉन 4। तो ये आया मेरे पास 40 प्लस 50 90, 1.5 लाख और 2 लाख, तो 2 लाख अपॉन 4 दैट इज 50,000। तो मेरे पास गुडविल की वैल्यू क्या आ जाएगी 50,000 एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो कि मेरे कितने दे रखे हैं 3 दे रखे हैं, इनटू 3 कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 1,50,000। सॉर्टेड है जी। तो दिस इज माय गुडविल। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ताकि आपकी शुरुआत आपको समझ आ जाए। अब चलते हैं इसके थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेवल पे, आपको अच्छे से समझ आएंगी चीजें। इसके अंदर मेरे को 3 एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, 1 2 3 और 4 दे रखी हैं। चलो 4 दे रखी हैं, आराम से क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज मेरे को दे रखे हैं। द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वर 21-22, 22-23, 23-24, 24-25। तो जब आपको ऐसे दे रखो, आपको ना जब काफी सारी एडजस्टमेंट्स हो तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को करते हो। आप लिख लेते हो मेरा कौन सा ईयर है, उसके मेरे को कितने प्रॉफिट्स दे रखे हैं, कोई मेरी एडजस्टमेंट्स है, और फाइनली मेरे बाद में प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स क्या होंगे। ठीक है, ये टेबल बना लेते हो तो आसान हो जाता है। वैसा इसका कोई कंपल्शन नहीं है टेबल बनानी होती है, बट बना लेते हो तो आपको चीजें देखनी थोड़ी आसान होती है, कैलकुलेट करनी आसान हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा कौन सा ईयर है, यहां मैं लिखता हूँ कि नेट प्रॉफिट्स क्या गिवन है मेरे को, यहां मैं लिखता हूँ क्या एडजस्टमेंट्स है, और यहां पे मैं लिखता हूं कि एडजस्टेड प्रॉफिट्स क्या आए जो मेरे को अपने गुडविल के लिए कंसीडर करने हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से देख लेते हैं। पहले जो हमें गिवन है वो देख लेते हैं। 21-22, 22-23, 23-24। तो 21-22 का, 22-23 का, 23-24 का, 24-25 का, 24-25 का है ना, 24-25 का। मेरे को क्या दे रखे नेट प्रॉफिट दे रखा है 1-20। 22-23 का मेरे को दे रखा है 1,50,000। 23-24 का मेरे को दे रखा है 1,80,000। 24-25 का दे रखा है मेरे को 1,70,000। मैं एडजस्टमेंट्स देखता हूँ क्या क्या मेरे को एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। पहला कहता है इन ईयर 2022-23 गुड्स वर्थ 20,000 वर डिस्ट्रॉयड इन अ फ्लड, फ्लड में चले गए। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 5,000, उसमें से मेरे को इंश्योरेंस क्लेम मिल गया 5,000 का। तो ये मेरा क्या है, नॉर्मल गेन है या लॉस है, लॉस है। कितने का लॉस है, 20,000 का लॉस है नहीं, 5,000 का इंश्योरेंस मिल गया तो 15,000 का लॉस है। तो दिस इज माई एबनॉर्मल लॉस। तो ये क्या है मेरा एबनॉर्मल लॉस है 15,000 का। तो मैं क्या करता हूं, एबनॉर्मल लॉस को वापस से ऐड कर दूंगा 2022-23 में, इसमें जोड़ दूंगा कितना 15,000। समझे। अगला देखें, इन ईयर 2023-24 द बिजनेस रिसीव्ड 30,000 as compensation from municipal corporation for road construction inconvenience not expected to reoccur। कहता है हर साल ऐसा नहीं होगा। ऑफ कोर्स अगर रोड कंस्ट्रक्शन सालों में एक बार होती है, 30,000 आपको मिले तो आप इसको 30,000 को माइनस करोगे 2023-24 में से, तो आप माइनस करोगे ये 30,000। ठीक है, अगला देखें, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ऑफ 10,000 एनुअली वाज नॉट इंक्लूडेड एनी ऑफ द अबव प्रॉफिट्स। कहते हैं कि 10,000 का इंटरेस्ट था, हमने किसी में भी इंक्लूड नहीं करा, लेकिन ये तो हर साल ही होना है तो आप हर साल इंक्लूड कर दोगे, हर एक में 10,000 जोड़ दोगे। आप पहले में भी 10,000 जोड़ोगे, आप इसमें भी 10,000 जोड़ोगे, आप इसमें भी 10,000 जोड़ोगे, आप इसमें भी 10,000 जोड़ोगे। ठीक है, सैलरी ऑफ 15,000 पर ईयर फॉर अ क्लर्क वाज ओमिटेड फ्रॉम ऑल द ईयर्स। ये नॉर्मल खर्चा था जो करना भूल गए, ये हर साल से माइनस कर दोगे। तो आप हर साल माइनस करोगे, ये 15,000 इस साल से माइनस, 15,000 इस साल से माइनस, 15,000 इस साल से माइनस, और 15,000 इस साल से माइनस। ठीक है, तो ये आ गई आपकी सारी की सारी एडजस्टमेंट। जनरली पेपर में आपको कम एडजस्टमेंट्स देखने को मिलती हैं। ये मैं चाहता था एक क्वेश्चन में आपको सब कुछ अच्छे से सिखा दूं, इसीलिए मैंने सारी एडजस्टमेंट्स एक साथ ली। ठीक है जी, अब देखो तो मेरा 21-22 का सही प्रॉफिट क्या आया, 1,20 प्लस 10,000 माइनस 15,000, तो 5,000 हटा दो तो ये मेरे पास आया 1,15,000। इसी तरीके से इस साल का देखो क्या आया मेरे पास, 15 कैंसिल, 10,000 जोड़ दो तो 1,60,000। इसके अंदर देखिए -30 -15 +10,
तो ये आ गया -35,000 कम कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1,45,000। और लास्ट में देखते हैं तो माइनस कर दोगे 5,000 तो 1,65,000। ठीक है, तो ये हमने सारी की सारी एडजस्टमेंट करी। नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस को हमने ऐड कर दिया, एबनॉर्मल गेन को मैंने माइनस कर दिया, नॉर्मल खर्चा जो माइनस होना चाहिए था वो मैंने माइनस कर दिया, नॉर्मल इनकम जो ऐड होनी चाहिए थी जैसे कि इंटरेस्ट ऑन एफडी वो मैंने सभी में ऐड कर दी। समझ आई बात? चलो जी, अब हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स क्या आ जाएंगे? 1,15,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,45,000 प्लस 1,65,000 अपॉन 4, है ना? तभी एवरेज प्रॉफिट निकलेंगे, तभी एवरेज प्रॉफिट निकलेंगे। देखिए कितना हुआ टोटल। तो ये आ गया हमारे पास, तो 1,15,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,45,000 प्लस 1,65,000 अपॉन कर दो 4 से, तो ये आ गया 1,46,250, 1,46,250। गुडविल किसके बराबर है? तो गुडविल बराबर है एवरेज प्रॉफिट्स इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। कितने दे रखे हैं आपको? 3 दे रखे हैं, इंटू 3, तो गुडविल आ जाएगी मेरी 1,46,250 इंटू 3, जो कि बन जाएगा अपना 4,38,750। समझ आया? सो दिस इज हाउ हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड थोड़ा सा अच्छा केस। अब चलते हैं, जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लिया या फिर कैपिटल को रिवेन्यू मान लिया, वाइस वर्सा। पहले इनका मतलब समझो। देखो, रिवेन्यू खर्चा होता है ऐसा खर्चा जो आप उसी साल के P&L में से राइट ऑफ करते हो। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आप लोगों को नहीं पता है पहले से तो अच्छे से लिख लो। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ये माइनस किया जाता है प्रॉफिट्स में से, सीधी सी बात है। क्यों भला? रिवेन्यू खर्चा का मतलब जो इसी साल का खर्चा है इसी साल के प्रॉफिट से माइनस करना चाहिए। जैसे हमने इस साल सैलरी दे दी या कोई रिपेयर मेंटेनेंस करवा दिया, वो होते हैं रिवेन्यू खर्चे। वहीं पे कैपिटल खर्चे क्या होते हैं? वहीं पे कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे खर्चे जिनसे कोई एसेट बिल्ड होती है। देखो, खर्चा मान लो मैंने क्या करा, मैं एक स्कूल चलाता हूं, मैंने अपने टीचर्स को सैलरी दी, ये मेरा रिवेन्यू खर्चा है। लेकिन मैंने स्कूल के लिए एक वैन खरीद ली, वो मेरा कैपिटल खर्चा है। खर्चे दोनों ही है, दोनों में पैसा गया। बट रिवेन्यू खर्चे का मतलब जिसका बेनिफिट उसी साल ले लिया। टीचर ने इस साल पढ़ाया, उनको मैंने सैलरी दे दी। लेकिन जो मैंने बस खरीदी, स्कूल बस खरीदी बच्चों के लिए, वो तो आने वाले 10 साल काम आएगी ना, तो दैट इज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आई बात? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? नॉट कंप्लीटली रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच इंकर्ड। मतलब जिस साल आपने ये खर्चा किया उसी साल के P&L में से आप उसको राइट ऑफ नहीं करते हो। पूरे के 10 लाख की वैन ली, 10 साल काम आएगी, तो इस साल में सिर्फ 1 लाख राइट ऑफ करूंगा। लेकिन रिवेन्यू खर्चा पूरा का पूरा उसी साल में आप प्रॉफिट में से माइनस कर देते हो। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान से देखना, ठीक है? या आप अपने नोट्स में भी लिख लो। क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला गया। कहता है पवन, नमन एंड रमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, बराबर बराबर बांट रहे हैं। दे एडमिट, ये एडमिट करते हैं, किसको एडमिट करते हैं? ये देव को। फॉर इक्वल शेयर, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। मतलब क्या है? गुडविल का बड़ा सिंपल सा आंसर है मेरे पास। उसने कहा कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो कि उसने मेरे को दे दिए 4 ईयर परचेज ऑफ। उसने कहा मेरे को 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, ये हो गया मेरे पास गुडविल का बेसिक सा फॉर्मूला। आगे चले। प्रॉफिट लॉस मेरे को चारों साल के बता दिए गए हैं कि जी 2020 के इतने, 21 के इतने, 22 के इतने, 23 के इतने, 24 के इतने। ठीक है, हम लिख लेते हैं
2020, 2021, 2022, 2023, 2024। हमें इन 4 साल के दिए गए हैं। हम जल्दी से अपना थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी एडजस्टमेंट होगी तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे प्रॉफिट्स लिख देंगे, यहाँ एडजस्टमेंट्स लिख देंगे, और फिर फाइनल जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो यहाँ लिख देंगे। चलो जी, देखें आगे क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट लॉस दे रखे 20 के 30,000, 70,000, 1 लाख। हम लिख लेते हैं 30,000, 70,000, 1 लाख, 1,40,000, एंड देन मेरे को दे रखे हैं 1,20,000। ठीक है, अब देखो कहते हैं 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल 2023 को मतलब कि 31 मार्च 2023 के बाद 1 अप्रैल इस साल में आ रहा होगा। इस साल क्या होता है, 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000 वर परचेज। आपने 5 साइकिल खरीदी 20,000 की, 20,000 की एक नहीं है, टोटल 20,000 की, टोटल 20,000 की आपने साइकिल खरीदी, एंड वर रोंगली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। आपने साइकिल खरीदी, पहले तो वो सोचो रिवेन्यू खर्चा या कैपिटल है। सर कैपिटल खर्चा है ना, क्योंकि साइकिल कोई 1 साल तो नहीं चलेगी, ज्यादा टाइम चलेगी, तो कैपिटल खर्चा है। कैपिटल खर्चे का मतलब होता है उसी साल से माइनस नहीं करना था, लेकिन तुमने उसको क्या मान लिया गलती से, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो रिवेन्यू होता है, तो तुमने मतलब उसी साल से उसको राइट ऑफ कर दिया होगा। इसका मतलब क्या है, ये 20,000 का खर्चा मेरे को इस साल के प्रॉफिट में से नहीं काटना था, लेकिन मैंने काट दिया, तो मतलब मैंने गलती कर दी। सिर्फ इतना पढ़ो, सिर्फ इतना पढ़ो, और देखो कि इस ईयर का इंपैक्ट होगा 31 मार्च 2024 में कि बेसिकली ये 20,000 रुपए मुझे माइनस नहीं करने चाहिए थे, लेकिन मैंने माइनस कर दिया, तो वापस जोड़ दो। तो मैं इसमें जोड़ देता हूं कितना, 20,000। पहली बात समझ आई कि मैंने क्या कर दिया, 20,000 को जोड़ दिया। आगे देखो, डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल्स टू बी चार्ज 25%। कहते हैं कि आपको करना क्या था, इसको साइकिल्स, देखो हमने क्या करा, इसको खर्चा मान लिया, जिस वजह से हमने माइनस कर दिया होगा, हमने वापस जोड़ दिया। कहते हैं लेकिन अगर आपकी साइकिल भी है तो उसके ऊपर 25% की डेप्रिसिएशन लगानी है, कि 25% की उसके ऊपर क्या करनी है, आपको डेप्रिसिएशन लगानी है। मतलब कि जो एसेट है उसको भी तो आप राइट, मैंने कहा कैपिटल खर्चा पूरा का पूरा राइट ऑफ नहीं होता उस साल में, लेकिन डेप्रिसिएशन तो माइनस होगी। तो हमने 20,000 ऐड कर दिए, लेकिन इसका डेप्रिसिएशन जो 25% है, 25% मतलब चौथा हिस्सा ऑफ 20,000, दैट इज 5,000। तो 5,000 तो आपको राइट ऑफ करना ही है, तो हमने 5,000 क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। समझ आई बात? क्या किया मैंने, 20,000 जोड़ा, क्योंकि मैंने साइकिल को रिवेन्यू खर्चा मान लिया था, इसीलिए हमने जोड़ दिया कि इसी वजह से तो प्रॉफिट कम नहीं होने चाहिए थे। फिर हमने माइनस किया, क्योंकि अब मान लिया तुमने उसको कि कैपिटल, लेकिन अब देखो कि उसके अंदर डेप्रिसिएशन है, उसे तो माइनस करोगे, तो हमने 5,000 को माइनस कर दिया। और क्या कहता है, ड्यू टू एन एक्सीडेंट इन द फैक्ट्री ऑन 15 अक्टूबर 2023। फिर से देखो साल कौन सा है, अक्टूबर 2023 का इफेक्ट 31 मार्च 2024 को पड़ रहा होगा। अ मशीन वॉज डैमेज्ड एंड 20,000 वॉज इंकर्ड ऑन इट्स रिपेयर। क्या हुआ था, एक्सीडेंट की वजह से, नॉर्मल खर्चा नहीं है, एक्सीडेंट की वजह से, मतलब एबनॉर्मल लॉस, जिसकी वजह से तुमने 20,000 पे करा। एबनॉर्मल लॉस है तो वापस ऐड कर दोगे, इसी साल में आप 20,000 ऐड कर दोगे। समझे? और कहीं पे एडजस्टमेंट ही नहीं थी। तो एडजस्टेड प्रॉफिट्स क्या हुए, इस साल का हुआ 30,000 ही, इस साल का हुआ 70,000 ही, इसका हुआ 1 लाख, इसका हुआ 1,40,000, इसका कितना हुआ, 1,20,000 का लॉस था, तो ये 40,000 तो फायदा हो गया, और 5,000 का नुकसान, तो 35,000 का प्रॉफिट। 1,20 के लॉस में 35,000 का प्रॉफिट अगर ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 85,000 का लॉस रह जाएगा। अब यहां पे भी बच्चा गलती कर देता है, वो नहीं करनी। ये माइनस 1,20,000 है, उसमें 35,000 जोड़ोगे तो माइनस 85,000 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को एवरेज प्रॉफिट चाहिए पिछले 5 साल का, तो एवरेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, इनको सबको जोड़ देते हैं। कितना आ रहा है देखें, 30 और 70 1,00,000, 2,00,000, 3,40,000, 340 में से 85 गए तो 255, यही होगा ना। 340 में से 3 कितना था, 340 में से 85 गए तो 360, 355, कितना है 255। हाँ ठीक है, अपॉन कर देते हैं हम 5 से, तो ये आ गया मेरे पास 5 5 से 25, 51,000। 51,000 गुडविल है मेरी, 51,000 इंटू 4, जो कि हो जाएगी 2,04,000।
समझ आ गई थी क्वेश्चन? इस तरीके से हम करते हैं। अगर आपने कैपिटल खर्चे को रिवेन्यू कंसीडर कर लिया तो ऐसे होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, जब मैंने पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन करते हैं, जब मैंने क्या करा कि रिवेन्यू को कैपिटल मान लिया। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 years वर एज फॉलोज, ये रहे। इन द ईयर 1 अप्रैल 2023 को द फर्म स्पेंड 25,000 ऑन रिपेयरिंग ऑफ इंजन। रिपेयर का खर्चा था, मतलब ये नॉर्मल हमारा रिवेन्यू खर्चा था ऑफ इट्स डिलीवरी व्हेन विच वाज रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। हमने गलती से उसको एसेट मान लिया इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज रिवेन्यू मानने की जगह हमने क्या कर लिया, उसको मशीनरी मान लिया, मतलब रिवेन्यू को गलती से कैपिटल मान लिया। Due to this error, depreciation of 10% per annum on original cost was charged on this amount in both 23-24 and 24-25। कहता आपने उसको मशीनरी मान लिया और मशीनरी पे हर साल डेप्रिसिएशन लगाते रहे, क्योंकि अगर आप किसी खर्चे को एसेट मानोगे तो एसेट को तो डेप्रिशिएट करोगे और आप डेप्रिशिएट करते रहे। You are required to calculate the value of goodwill on the basis of 4-year average profits and 3-year purchase after making necessary adjustments। ओके, कर देते हैं। देखो यहां पे एडजस्टमेंट होनी है सिर्फ और सिर्फ 23-24 और 24-25 में। तो एक काम करते हैं, पूरी टेबल बना ही लेते हैं। 21-22, 22-23, 23-24, 24-25। ठीक है जी, जल्दी से देखते हैं। ये हो गया हमारे ईयर, यहां हम लिखेंगे एडजस्टमेंट्स, प्रॉफिट्स, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स और यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट्स। चलो देखते हैं क्या क्या है हमारे। सबसे पहले 21-22 का प्रॉफिट है 1 लाख, इसका है 1,10,000, इसका है 1,20,000, इसका है 1,30,000। एडजस्टमेंट्स देखें तो कहता है 1 अप्रैल 2023 को फर्म ने 25,000 रुपए खर्च किए थे इंजन की रिपेयरमेंट में, बट तुमने उसको मशीन मान लिया। अगर तुमने उसको मशीन माना, कैपिटल खर्चे को आप उसी साल माइनस नहीं करते हो, तो इसका मतलब ये 25,000 मेरे को इसी साल माइनस करने थे अपने प्रॉफिट में से, लेकिन नहीं करे क्योंकि मैंने उसको मशीन मान लिया। तो अब माइनस कर दो। तो 1 अप्रैल 2023 का मतलब 23-24 वाला साल, तो अब आप माइनस कर दो, तो 25,000 माइनस कर दो। समझ रहे कि इसका मतलब ये हुआ कि सर जो चीज मेरे को माइनस, जो खर्चा मानना था उसको मैंने एसेट मान लिया, एसेट माना होगा तो मैंने माइनस नहीं करा होगा, तो अब माइनस कर दिया। आगे देखो, कहता है जैसे ही तुमने उसको एसेट माना उसके बाद तुमने क्या करा, इस एसेट को डेप्रिशिएट भी करा। अरे मेरे भाई, जब वो एसेट थी ही नहीं तो डेप्रिसिएशन जो करा वो भी गलत करा होगा। डेप्रिसिएशन को तुमने माइनस कर दिया होगा, उसको वापस जोड़ दो। ये तुमने डेप्रिसिएशन तो करना ही नहीं चाहिए था, उसको वापस जोड़ दो। कितना है, 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट बोले तो 25,000, 25,000 का 10% होता है 2500। तुमने इसको पहले तो मशीनरी मान लिया, फिर तुमने डेप्रिसिएशन माइनस करते रहे, लेकिन मशीनरी नहीं मानना था इसलिए पहले माइनस कर दिया। अब डेप्रिसिएशन तुमने हर साल माइनस कर दिया होगा तो वापस जोड़ दो। तो मैं इसके अंदर वापस जोड़ दूंगा 2500। कह रहे दोनों साल माइनस करा आपने 24-25 में भी, तो यहां पर भी आप क्या करोगे, 2500 को जोड़ दोगे। समझ आ रही है बात? और कुछ भी उसने नहीं बोला, ठीक है। तो ये 1 लाख का, ये कुछ नहीं है 1 लाख, ये 1,10,000, ये कितना आया 1,20 में 25,000 माइनस कर दो और 2,500 जोड़ दो। तो 25,000 माइनस करोगे तो बचेगा 95,000, 97,500। 1,30,000 में से 2,500 जोड़ दो, 1,32,000। $1,32,500। तो एवरेज प्रॉफिट्स क्या निकलेंगे, ये निकलेंगे हमारे पास। जल्दी से हम टोटल कर लेते हैं। 1 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 97,500 प्लस 1,32,500, तो ये आया मेरे पास 4,40,000। कितने साल है बेटा, 1 2 3 4, तो ये आ गया मेरे पास 1,10,000। गुडविल आ जाएगी मेरे पास 1,10,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने दे रखे हैं मेरे को, 3 इंटू 3, तो ये आ गया मेरे पास
3,30,000। सॉर्टेड है, समझ आ गई बात। चलो जी, एक और क्वेश्चन जो ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक पे बेस्ड है। इसके अंदर मैंने एक और पॉइंट भी डाल दिया, वैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का डालेंगे नहीं डाला। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, अच्छा इंश्योरेंस वाला डाल दिया, नॉर्मल लॉस है नॉर्मल गेन का। चलो देखें, करके देखें। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 years वर, ये दे रखे हैं, इसी के अंदर हम यहीं पे एडजस्टमेंट कर देंगे, यहीं पे नया प्रॉफिट लिख देंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स में कहते हैं इन 2022-23 गुड्स वर्थ 30,000 वर स्टोलन, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड वो 10,000, तो द लॉस वाज इंक्लूडेड इन द P&L। तो बेसिकली कहानी क्या है, 30,000 के गुड्स भी चोरी हो गए, 10,000 जिसमें से इंश्योर्ड थे, तो मतलब 20,000 का अब नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस को आप वापिस जोड़ देते हो, तो 2022-23 में आप जोड़ दोगे 20,000, ठीक है। इन 24-25 द क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका ओवर वैल्यू हो गया, क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका ओवर वैल्यू हो गया तो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक जितना होना चाहिए था उससे 20,000 ज्यादा दिख रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है कि आपकी एसेट फालतू दिख रही है, आपकी एसेट जितनी होनी चाहिए थी उससे फालतू दिख रही है, इसका मतलब तुम्हारा प्रॉफिट भी फालतू दिख रहा होगा। और सेंस में देखो अगर आप, तो ये आपकी बैलेंस शीट होती थी 11th क्लास में बना के आए हो ताजी ताजी, ये आपकी एसेट साइड, ये आपकी लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में बैलेंसिंग फिगर होता था आपका नेट प्रॉफिट, जो आप P&L से उठा के लाते थे, या फिर आपने सिंगल एंट्री में पढ़ा था कि आपका जो बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट होता है। तो अगर आपने कोई एसेट फालतू दिखा दी तो आपका बैलेंसिंग फिगर भी फालतू दिख रहा होगा, इस वजह से नेट प्रॉफिट फालतू दिख रहे होंगे। 20,000 से कम कर दो, तो आप इसको क्या कर दोगे, 20,000 से कम कर दोगे, तो इस साल क्या कर दोगे, 20,000 से कम, ठीक है। एक और छोटी सी बात बता दूं, इन केस ऐसा 2023-24 में हुआ होता तो आप 2023-24 में से 20,000 माइनस करते, 24-25 में जोड़ देते, क्योंकि जो इस क्लोजिंग स्टॉक की वजह से इफेक्ट होगा वो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक पे इफेक्ट आया होगा और वो उल्टा आया होगा। तो यही केस अगर कहता है कि 2023-24 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, तो आप इसमें से तो 20,000 माइनस करते और इसमें 20,000 जोड़ देते, ठीक है। लेकिन अभी हमारे को लास्ट ईयर के बारे में ही बोला, उसके बाद कुछ साल है नहीं, तो मैं इसीलिए 2025-26 में 20,000 को ऐड कर रहा होऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं। चलो ये हो गया 140 का 140 ही, 160 प्लस 20 180, 190 का 190 ही, 1,50,000 माइनस 20,000 1,30,000 ही। टोटल कितना हुआ देखें, 140 प्लस 180, ये हो गया हमारे पास 320, 320 और 190 510, 510 और 30 540 640। बाकी काम आप कर ही सकते हो, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय 4 कर दोगे, गुडविल के लिए आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, 3 ईयर परचेज है। अब चलते हैं आखिरी टाइप ऑफ क्वेश्चन पे, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैंने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस ले रखा है, मैं आपको पहले सिंपल बता देता हूं आराम से। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ध्यान से सुनो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे निकलता है, कहता है आप हर साल को ना वेट्स असाइन कर देते हो। वेट्स असाइन कर देते हो, जैसे मान लो मैंने कहा कि 2023, 2024, 2025 इन 3 साल के प्रॉफिट्स मेरे को दे रखे हैं। इसका दे रखा है सपोज 10,000, इसका दे रखा है 20,000, इसका दे रखा है 10,000, ठीक है। एक तो गुडविल निकालने का तरीका है कि मैं इन सबको जोड़ दूं और डिवाइड कर दूं 3 से, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में वेट्स दे देते हैं, जैसे आप मीन निकालते हो ना वेटेड, वैसी है वेटेड एवरेज मीन। इसको आपने वेट दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3, तो यहां पे आप क्या करोगे, इनको वेट्स मिल गए ना, तब आप इनको वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। 10,000 इंटू 1 10,000, 20,000 इंटू 2 40,000, ये हो गया 30,000। तो आपका एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, सॉरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, सम ऑफ दीज 4 3 7 80,000 अपॉन टोटल वेट्स, अपॉन 3 नहीं करोगे, टोटल ऑफ वेट्स करोगे, दैट इज 3 तो 5 और 1 6, तो ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट्स, उन सब का सम कर दोगे एंड में, अपॉन कर दोगे टोटल ऑफ वेट से, ठीक है। अब यही क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट्स भी आ सकता है कि जैसे ये है, अब इसके अंदर मैंने क्या कहते हैं कि यहां पर मैंने कहा था ना कैपिटल वाला होगा, ये रहा यहां पे आ गया। अब इसके अंदर आपको
वेट्स तो है ही है, साथ ही में आपको उसने क्या बोला, एडजस्टमेंट भी दे दी। तो पहले मेरे को एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे, फिर उनको वेट से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर वही काम कर दूंगा। कैसे, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। एडजस्टेड प्रॉफिट्स हम यही निकाल लेते हैं। द वेट्स असाइन टू द ईयर्स फॉर 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली, सबको 1 2 3 4 दिया। तो हम वेट्स को देखो, पहले मेरे को प्रॉफिट, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स, यहाँ पे प्रॉफिट्स, यहाँ पर हम लिख लेंगे वेट्स, और इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा फाइनल प्रॉफिट आएगा। तो क्या हो रहा है बेसिकली, पहले मैं एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लूं, फिर मैं वेट्स असाइन कर दूं। वेट्स उसने बोले 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 2022-23 में मशीन रिपेयर एक्सपेंस ऑफ 10,000 वाज रॉन्गली ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहते हैं कि नॉर्मल खर्चा था, तुमने उसको कैपिटल मान लिया। कैपिटल माना तो मतलब माइनस नहीं करा, करना चाहिए था, अब कर दो। 2022-23 में से 10,000 माइनस कर दो। अकाउंटेंसी में माइनस ऐसे भी हो जाता है। 23-24 में क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 5,000। क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 5,000। जितनी वैल्यू होनी चाहिए थी उससे क्या है, कम लिखा हुआ है 5,000। पिछला हमने ओवर वैल्यू देखा था, कितनी होनी चाहिए तो उससे क्या है, 5,000 कम है। अगर 5,000 एसेट साइड में बढ़ाओगे तो प्रॉफिट भी 5,000 से बढ़ जाएंगे। तो 23-24 में प्रॉफिट्स को बढ़ा दो 5,000 से। मैंने क्या कहा था, इसका उल्टा इंपैक्ट अगले साल होगा, तो 24-25 में इसका इंपैक्ट क्या होगा, माइनस कर दो 5,000। आ गया ना वही केस जो मैंने आपको सिखाया। इस तरीके से हम करेंगे कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने आपको इस क्लास में करवा दिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। हमने अगले साल इसका उल्टा इफेक्ट दिखा दिया। यहाँ पे कोई नहीं था, तो एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 80,000। 90 में से 10 गया तो ये 80,000। 1,10,000 में 5 आया तो 1,15,000। 1,20 में से 5 गया तो 1,15,000। अब वेट्स असाइन कर रखे तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे, 80,000 इंटू 1 80,000, 80,000 इंटू 2 1,60,000, 1,15,000 इंटू 3 3,45,000, 1,15,000 इंटू 4 4,60,000। ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इन सबका टोटल करें। इन सबका टोटल आया मेरे पास 4,60,000 प्लस 3,45,000 प्लस 1,60,000 प्लस 80,000। यह है मेरे पास 10,45,000। इसको डिवाइड किससे करोगे आप, सम ऑफ वेट से करोगे। इस चीज का ध्यान रखना, 4 से नहीं करोगे, इनके सम से। 4 3 7, 2 9 और 1 10 से। तो ये आया मेरे पास 10,45,000 था, तो 1,04,500। अब आपका गुडविल का जो भी फॉर्मूला है लगा दो। तो गुडविल का फॉर्मूला है 2 ईयर नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, आपको 2 दे रखे हैं। तो जो आपका गुडविल होगा वो बराबर होगा 1,04,500 इंटू 2 से। तो 1,00,000 का डबल हो गया 2,00,000, 45,000 का डबल हो गया 9,000। आंसर आ जाएगा 2,09,000। समझ आया। सो हियर वी कम टू एन एंड। यहां पर हमारा मेथड नंबर 1 दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड अच्छे से कंप्लीट होता है। चाहे वेटेड एवरेज हो, चाहे पूरी थ्योरी हो, हमने बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ ली हैं। अगले लेक्चर में हम कल ही मिलेंगे, जहां पर मैं गुडविल का आपको सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड करवा दूंगा और यूनिट टेस्ट नंबर 1 की प्रिपरेशन पूरी कवर हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी करो। कोई भी चीजों की प्रॉब्लम हो, कुछ भी जानना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो हमारे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।